गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 41 को। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 40 तक देखे थे। बात करते हैं उसके आगे की। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है तना, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है रंध्र या ऑप्शन डी है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रश्न ए पूछ रहा है कि अगर पेड़ पौधा में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान मतलब कौन से गैस का? जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो आखिर वो पौधे के किस भाग के द्वारा होता है? ठीक है, तो देखिए हमारा जो ऑप्शन है वो इसमें दिया है तना, जड़, रंध्र और प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक लीफ का इमेज बनाया गया है। ठीक है, और लीफ में जो होता है ना, छिद्र होता है। उस छिद्र को पेड़ पौधे क्या करते हैं कि उस छिद्र के द्वारा पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को उस छिद्र के द्वारा क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, उस छिद्र को जो है अंग्रेजी में एस्टोमेटा बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रंध्र। ठीक है, देखिए पत्तियां जो होती है, ठीक है, इस पत्तियों में क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। ठीक है, और क्या करते हैं पेड़ पौधे, इसी छिद्र के द्वारा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस छिद्र के द्वारा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इस छिद्र को, यानी कि पौधों में जो छिद्र पाया जाता है पत्तियों में, इस छिद्र को बोला जाता है रंध्र। क्या बोला जाता है, रंध्र, या इसी को बोलते हैं एस्टोमेटा। एस्टोमेटा। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधे जो है पत्तियों के द्वारा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 कह रहा है तंत्रिका तंतु की मूल इकाई कहलाती है। ठीक है, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र होती है उसकी मूल इकाई क्या है? ऑप्शन ए में दिया है सेल, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा कोशिका। ठीक है, ऑप्शन बी में कह रहा है हार्मोन, ऑप्शन सी कह रहा है न्यूरॉन और ऑप्शन डी कह रहा है ऊतक। ठीक है, यानी कि तंत्रिका तंत्र जो है वो किससे निर्मित है, उसकी मूल इकाई जो है वो क्या कहलाती है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, प्रश्न को समझ लेते हैं अच्छे से। प्रश्न ए कह रहा है कि जो तंत्रिका तंत्र है उसकी मूल इकाई क्या होती है। तो हमें यह समझना होगा ना कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है, शरीर में कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए तंत्रिका तंत्र जो है ना, यह अंगों का एक जाल है। ठीक है, ये हमारे शरीर में चारों तरफ फैला हुआ है, जो क्या करता है, हमारे शरीर से सूचनाओं को इकट्ठा करता है और ले जाके मस्तिष्क तक क्या करता है, पहुंचाता है। उसके अलावा शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा सा तंत्रिका तंत्र के बारे में समझते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से हमारे शरीर में 3 भागों में पाया जाता है। ठीक है, पहला जो होता है उसे बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसको बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। ठीक है, यह जो होता है यह होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा जो होता है वो होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और तीसरा भाग है उसे बोला जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब देखते हैं कि ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है और परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। देखिए जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है यह मस्तिष्क में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मस्तिष्क में। उसके अलावा जो रीढ़ की हड्डी होती है, केशेरुदंड होता है, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है तंत्रिका तंत्र। यानी कि जो तंत्रिका तंत्र होता है यह मस्तिष्क वाले भाग में पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो सेल होता है तंत्रिका का उसे बोला जाता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। उसके अलावा ये चला जाता है एकदम शरीर के सेंट्रल वाले भाग में। ठीक है, तो इसे बोलेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है यह 2 जगह पाया जाता है, एक तो रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है और दूसरा जो होता है मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये क्या होता है, तो देखिए उसके अलावा जो तंत्रिका तंत्र है वो हमारे हाथ में, पैर में, नाक में, कान में, उसमें सभी जगह क्या होते हैं, फैले होते हैं। तो उसे बोला जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। कहने का मतलब है कि जो तंत्रिकाओं का समूह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ा रहता है उसे परिधीय तंत्रिका तंत्र को कहा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र समझ में आ गया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में और रीढ़ की हड्डियों में पाया जाता है।
परिधीय तंत्रिका तंत्र कहाँ पाया जाता है? हाथों में, पैरों में। और ये किससे जुड़े रहते हैं? ये जाके जुड़े रहते हैं आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। तो ये तो बात हो गई परिधीय तंत्रिका तंत्र की। स्वायत्तीय तंत्रिका तंत्र क्या है? तो स्वायत्तीय तंत्रिका तंत्र है स्वैच्छिक गतियों को नियंत्रित करता है। स्वैच्छिक गति क्या है? जैसे मान लीजिए पाचन, श्वसन या हृदय की गति, ये क्रियाएं सभी क्या होती है? स्वैच्छिक होती है। तो इन गतियों को जो है कंट्रोल कौन करता है? स्वायत्तीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और स्वायत्तीय तंत्रिका तंत्र को बोला जाता है, इसका जो अंग्रेजी होता है वो होता है आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ANS। तो याद रखिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यह 3 भाग होता है तंत्रिका तंत्र का। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से जुड़ा रहता है। और जो यह परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, यह शरीर के विभिन्न भागों में होता है, जो किससे आके जुड़ा रहता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ा रहता है। स्वायत्तीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? यह स्वैच्छिक गतियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में बहुत सारी स्वैच्छिक गतियां होती है, जैसे मान लीजिए कि हार्ट की गति है, ठीक है, हृदय की जो गति होती है वो क्या होती है? स्वैच्छिक होती है। श्वसन है, ये भी स्वच्छता होता है ना, ऐसा थोड़ा किस पे किसी का कंट्रोल है, ठीक है। उसके अलावा जो है पाचन, ये भी क्या है? ये भी एक स्वैच्छिक गति है। तो इन सबको कंट्रोल पाती है तंत्रिका तंत्र। तो आई होप आपको यह तंत्रिका तंत्र समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे आप तंत्रिका तंत्र के इमेज देख सकते हैं। ऐसे जाल जो है ना पूरे हमारे शरीर में क्या हुआ? बिछा हुआ है। और इनका काम क्या है? इनका काम है सूचनाओं को ले जाके मस्तिष्क तक क्या कर देना? पहुंचा देना, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि कोई गर्म चीज है, जैसे मान लीजिए कि चाय है, चाय का प्याली गर्म है, जैसे हम लोग उसको टच करते हैं तो क्या हमें गर्म लगता है, तो हम लोग उसको खींच लेते हैं। तो यानी तंत्रिका तंत्र क्या करेगा कि उस सूचना को कि वो गर्म है, उसको जैसे हम टच करेंगे चाय के प्याली को तो हमें गर्म महसूस होगा और उसको हम क्या कर सकते हैं? जल्दी से खींच सकते हैं। इसका कंट्रोल कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। बात समझ में यहाँ से आ रहा है? अब जो यह तंत्रिका तंत्र है, पूछ रहा है यह किससे बना होता है? जैसे मान लीजिए कि यह तंत्रिका तंत्र है तो यह किससे निर्मित है? तो याद रखिएगा कि जो तंत्रिका तंत्र होती है उसका जो मूल इकाई होता है वो होता है न्यूरॉन। और यह एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि जो तंत्रिका तंत्र है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, या तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन। और आपके एग्जाम में कई बार पूछा है कि तंत्रिका का चित्र बनाइए और उसका वर्णन कीजिए, तो आप लोग उसको भी जरूर देख लीजिएगा, वो भी एग्जाम में आते रहता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है 43 नंबर, पौधों में हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में है फाइटो हार्मोन, ऑप्शन बी में है एंडोक्राइन, ऑप्शन सी में है साइटोकाइनिन और ऑप्शन डी में है एड्रेनालिन, ठीक है। यानी कि जो हार्मोन्स पाए जाते हैं पौधों में उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फाइटो हार्मोन। क्या हो जाएगा? फाइटो हार्मोन। अब फाइटो हार्मोन समझते हैं कि है क्या। देखिए ये बहुत ही आसान है, बस इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फाइटो हार्मोन, देखिए ये 2 शब्द इसमें दिख रहा है, फाइटो और एक हार्मोन। फाइटो जो है यह एक ग्रीक शब्द है, ठीक है। फाइटो का मतलब होता है पौधा। क्या होता है? पौधा। फाइटो जो है एक ग्रीक शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? प्लांट्स होता है, यानी कि पौधा होता है। और हार्मोन्स का मतलब क्या होता है? हार्मोन्स मतलब होता है उत्तेजित करने वाला, उत्तेजित करने वाला या सक्रिय करने वाला, यानी कि एक्टिव करने वाला, सक्रिय करने वाला, ठीक है। तो देखिए हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो पौधा होता है उसमें मुख्य रूप से 5 फाइटो हार्मोन्स पाया जाता है, ठीक है। उसका हम लोग नाम देख लेते हैं। पहला होता है ऑक्जिन। ऑक्जिन ये पौधों की लंबाई में यानी पौधे के ग्रोथ में क्या करता है? मदद करता है। दूसरा जो होता है वो होता है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स इसका क्या कार्य है? यह पत्तियों की लंबाई को वृद्धि करता है। तीसरा जो है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है? तो ये पौधे की जो कोशिकाएं हैं उन्हें विभाजित करता है, ठीक है। और जो चौथा है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल ये क्या करता है? यह पौधे के गति को रोकता है, यानी कि उसके वृद्धि को क्या करता है? रोकता है और पत्तियों को झड़ाने का कार्य करता है। और जो 5वां हार्मोन्स है वो है एथिलीन। एथिलीन इसका क्या कार्य है? तो याद रखिएगा
कि ये फल को पकाने का कार्य करता है। ठीक है, एक बार और हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्सीजन का क्या कार्य है? ये पौधों की वृद्धि के लिए जाना जाता है। जिबरेलिन्स का क्या कार्य है? ये पत्तियों की लंबाई को बढ़ाता है। साइटोकाइनिन क्या है? ये पौधे के कोशिकाओं को विभाजित करता है। एबेसिक अम्ल क्या करता है? ये पत्तियों को झड़ाने का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि ये वृद्धि को नियंत्रित करता है, रोकता है। एथिलीन का है? ये फल पकाने का कार्य करता है। तो यहाँ प्रश्न था पौधों में हार्मोन्स को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? फाइटो हार्मोन कहा जाता है। फाइटो हार्मोन्स का मतलब, फाइटो एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है पौधा, और पौधा वाला हार्मोन्स। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर जो 44 है, कह रहा है पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है मास्टर ग्रंथि, ऑप्शन बी है सहायक ग्रंथि, ऑप्शन सी है अंतःस्रावी ग्रंथि, या ऑप्शन डी है मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि है उसे हम क्या कहते हैं। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो पिट्यूटरी ग्रंथि है ना, यह मस्तिष्क से नीचे पाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह जो भाग है यह पिट्यूटरी ग्रंथि का भाग है। ठीक है, और ये कहाँ होता है? यह मस्तिष्क के नीचे पाया जाता है। इसका आकार जो होता है मटर की तरह होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि। अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा क्या जाता है। तो देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। आप लोग याद रखिएगा, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? यह हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए इस शरीर में अधिकांश ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। बहुत सारे ग्रंथियों को यह नियंत्रित करता है, इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, और हम लोग क्लास में देख चुके हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ भी उसके बारे में सब समझाया जाए कि कौन कौन से ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, क्या कार्य है, तो सिर्फ मास्टर ग्रंथि को पढ़ने में हमें आधा घंटा का समय लगता है। ठीक है, तो उतना तो यह ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे वो संभव नहीं है, उसके लिए आप क्लास से जरूर जुड़े। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी जीव की जीनी संरचना, ठीक है, यानी कि जेनेटिक मेकअप को क्या कहते हैं? किसी जीव है उसकी जीनी संरचना को क्या कहा जाता है? ये एग्जाम में कई बार प्रश्न आया हुआ है। यहाँ पे देखिए आंसर ऑप्शन ए में है फेनोटाइप, ऑप्शन बी में है जीनोटाइप, ऑप्शन सी में है आनुवांशिकता, और ऑप्शन डी में है विविधता। ठीक है, यानी किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जीन होता क्या है। ठीक है, तब ना उसकी संरचना के बारे में जानेंगे। तो याद रखिएगा कि जो जीन होता है, याद रखिए यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा। कोशिका, कोशिका के अंदर पाया जाता है, ध्यान रखिएगा कि केंद्रक। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक। और केंद्रक के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र। क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। सूत्र के अंदर पाया जाता है डीएनए। ठीक है, और जो डीएनए होता है इसके अंदर वाले भाग को हम कह सकते हैं जीन। क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। जीन करता क्या है? तो याद रखिएगा कि जीन जो है ये माता पिता के गुणों को क्या करता है? बच्चों में स्थानांतरित करने का काम करता है। यानी कि जीन ऐसे समझिए, जीन जो है एक दस्तावेज है जिसमें किसी भी जीव के बारे में उसकी संरचना कैसी होगी, उसके बालों का रंग कैसा होगा, ठीक है, उसकी हाइट कैसी होगी, यानी कि छोटा होगा कि बड़ा होगा, ये सभी जो है किसमें लिखा रहता है? किसमें उसका विश्लेषण दिया जाता है? जीन में वो सब नोट रहता है। तो पूछ रहा है कि जो जीन की संरचना है, यानी जीनी की संरचना है, उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कि जो जीन का संरचना है ना किसी भी जीव का, उसे कहा जाता है जीनोटाइप। क्या कहा जाता है? जीनोटाइप। अब यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ ऑप्शन दिया है फेनोटाइप। अब फेनोटाइप क्या होता है? इसमें देखिए जीन में, जीनोटाइप में और फेनोटाइप में ज्यादा अंतर नहीं है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई फूल है और फूल का रंग कैसा है? लाल है। ठीक है, तो उस फूल से फिर जिस नए फूल का निर्माण होगा, ठीक है, यानी नए पौधे का निर्माण होगा, उसका भी फूल कैसा होगा? वो भी लाल होगा। न्यू प्लांट्स है, उसका जो है रंग कैसा होगा फूल का? वो भी होगा लाल। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई पैरेंटल पौधा है, ठीक है, और इसके फूलों का रंग जो है, यानी कि जो फूल है उसका जो रंग है, ठीक है, रंग है वो लाल है। ठीक है, तो यहाँ से जो बीज प्राप्त होगा पौधों से और फिर उससे जो फूल बनेगा उसका भी रंग कैसा होगा? लाल होगा। लेकिन मान लीजिए उसमें, क्योंकि इस पौधा का डीएनए इसमें आया है, इस पौधा का जीन इस फूल में क्या किया हुआ है? एंट्री किया हुआ है। ठीक है, यानी इसमें समाहित है। तो अगर इस फूल का रंग कैसा है? लाल है, तो यहाँ जो नया पौधा बनेगा, नया पौधा
उसका भी फूल का रंग कैसा होना चाहिए, लाल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से जीन क्या है इसमें आया है, और आपको बता ही दिए हैं कि जो जीन है उसमें पूरा क्या है लिखा रहता है कि कैसे, मान लीजिए उस संरचना को विश्लेषण किया जाए तो हमें क्या मिलेगा कि जो पुराना पौधा है, ठीक है, जो पेरेंटल पौधा है उसी से क्या है नया पौधा में उसी के पूरा संरचना आया हुआ है, उसके रंग कैसा होगा, उसकी हाइट कैसी होगी, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होता है जीन के द्वारा ही ट्रांसफर होता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर यह पौधा है और इसका रंग कैसा है, फूल का लाल है, और एक नया पौधा इसी से क्या हो रहा है बन रहा है, ठीक है, और उसका फूल का रंग कैसा होना चाहिए, लाल होना चाहिए, लेकिन कम प्रकाश के कारण उसका जो रंग है वो हल्का लाल हो रहा है या पीला कलर का हो जा रहा है। कैसा हो जा रहा है, हल्का पीला कलर के हो जा रहा है। तो देखिए जीन में तो ये बात है कि वो कैसा होगा, लाल होगा, लेकिन वो किस कारण से, प्रकाश के कमी के कारण से वो कैसा हो जा रहा है, पीला हो जा रहा है। तो यहाँ पे आनुवंशिकता में विभेद आया कि नहीं? तो जब ये आनुवंशिकता में विभेद आ गया यानी कि जो उसकी जीन की संरचना है वो बता रहा है कि फूल का रंग कैसा होगा, लाल होगा, लेकिन एक्चुअल में देखने में उसका फूल का रंग कैसा हो जा रहा है, पीला हो जा रहा है, तो उसे बोला जाता है फेनोटाइप। बात समझ में आ रहा है? यानी कि किसी भी जीन की जो जीनी संरचना होती है, जैसा पेरेंट्स होता है वैसा ही अगर उसका चाइल्ड होता है तो उसे बोलते हैं जीनोटाइप। लेकिन अगर उसमें कुछ बदलाव आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे फेनोटाइप। बात यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। अब देखिए आनुवंशिकता क्या होता है, तो याद रखिएगा कि माता पिता के गुणों को बच्चों में ट्रांसफर करना, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, आनुवंशिकता बोला जाता है। ऑप्शन अगर विविधता की बात करें तो जो अभी बताए हैं कि अगर कोई फूल है उसका कलर लाल है और उससे नया कोई पौधा बन रहा है और उसका कलर कैसा हो जा रहा है, पीला कलर हो जा रहा है, तो विविधता आया ना, तो इसी को बोला जाता है विविधता। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी जीव की जो जीनी संरचना है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं जीनोटाइप। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न जो 46 है वो कह रहा है प्रमुख उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है, प्रमुख उपभोक्ता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है अपघटक, ऑप्शन बी में है सर्वाहारी, ऑप्शन सी में है मांसाहारी, या ऑप्शन डी है शाकाहारी। तो याद रखिए यह प्रश्न जो है खाद्य श्रृंखला से संबंधित है। खाद्य श्रृंखला क्या होता है, तो यह खाद्य श्रृंखला जीवों की ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव की ऊर्जा दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है, फिर उस जीव की ऊर्जा तीसरे जीव में क्या होती है, स्थानांतरित होती रहती है। बात समझ में आ रहा है? यानी एक जीव जब दूसरे जीव को खाता है तो उसकी ऊर्जा जो है दूसरे जीव में क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो खाद्य श्रृंखला है उसमें प्राइमरी कंज्यूमर को क्या कहा जाता है। थोड़ा सा हम लोग खाद्य श्रृंखला को समझते हैं। देखिए जो खाद्य श्रृंखला है यह 3 भागों में संपन्न होता है। कितने भागों में संपन्न होता है? 3 भागों में संपन्न होता है। जो पहला भाग है खाद्य श्रृंखला की जो शुरुआत होता है वो होता है उत्पादक से। किसे होता है? उत्पादक से, ठीक है। और जो दूसरा भाग होता है उसे बोला जाता है उपभोक्ता। उपभोक्ता बोला जाता है यानी कि कंज्यूमर बोला जाता है। और जो तीसरा है उसे बोला जाता है अपघटक, ठीक है, अपघटक। और याद रखिएगा कि यह अंतिम खाद्य श्रृंखला होता है, ठीक है। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला की शुरुआत कहाँ से होती है? उत्पादक से। उत्पादक क्या होता है? इसमें वो जीव आते हैं जो अपना खाना क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा पेड़ पौधा, ठीक है, पेड़ पौधा, शैवाल, घास, ये सब क्या है, ये सब उत्पादक है। क्यों? क्योंकि ये सब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन के क्या करते हैं, स्वयं निर्माण करते हैं। अब बात करें उपभोक्ता की तो याद रखिएगा कि इसको 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में वे जीव आते हैं जो क्या करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो उत्पादक को खाते हैं। कहने का मतलब कि प्राथमिक उपभोक्ता में वे जीव आएंगे जो शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। जैसे इसमें चूहा आ जाएगा, हिरण आ जाएगा, ये सब क्या है, ये सब किसको खाते हैं? पेड़ पौधों को खाते हैं, घास को खाते हैं, और ये शाकाहारी होते हैं। तो इस किस में आ जाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएंगे। उसके बाद होता है द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता जो होते हैं ये सर्वाहारी होते हैं। क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। यानी कि यह प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाते हैं और उत्पादक को भी खाते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य मांस मछली भी खाता है, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाता है और उसके अलावा शाकाहारी चीज़ों को भी खाता है, यानी पेड़ पौधों को भी क्या करता है, खाता है। तो द्वितीय उपभोक्ता में क्या आ जाएगा? मनुष्य आ जाएगा, और मनुष्य कैसा होता है? सर्वाहारी होता है। उसके बाद होता है तृतीय उपभोक्ता, तृतीय
उपभोक्ता, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वाहारी। क्या इसे बोला जाता है? इसे सर्वाहारी नहीं बोला जाता है, इसे मांसाहारी बोला जाता है, मांसाहारी। ठीक है, और याद रखिएगा इसी का दूसरा नाम है शीर्ष उपभोक्ता, शीर्ष उपभोक्ता। और ये मांसाहारी होता है। ये क्या करेगा? या तो ये प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा, नहीं तो द्वितीय उपभोक्ता को खाएगा। तो वो क्या होता है? तृतीय उपभोक्ता होता है। जैसे हो गया बाघ, चील, ठीक है, ये सब क्या खाता है? ये सब मांस खाता है। तो ये कौन सा उपभोक्ता है? ये तृतीय उपभोक्ता है या शीर्ष उपभोक्ता है? ये प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा या द्वितीय उपभोक्ता को खाएगा। यहाँ तक चीजें स्पष्ट हो रही है। उसके बाद होता है अपघटक। तो ध्यान रखिएगा, इसमें वे जीव आते हैं जो मृत जीवों को क्या करते हैं? सलाख लाकर मिट्टी में बदल देते हैं। इसमें आ जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया और कवक, कवक, ठीक है। ये जीव क्या करते हैं? जब कोई जीव मृत हो जाता है, ठीक है, तो उसके मृत जीव को यानी उसके शरीर को क्या करते हैं? सलाख लाकर डिकम्पोज करके उसको मिट्टी में क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। अब आइए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न ये पूछ रहा है कि प्रमुख उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर जो है उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जो प्राइमरी कंज्यूमर है ना, वो होता है प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। और प्राथमिक जो उपभोक्ता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, यानी कि वो होता है हमारा प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता कैसा होता है? शाकाहारी होता है। क्यों? क्योंकि वो उत्पादों को खाता है। तो इसमें देखिए हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रमुख जो उपभोक्ता होता है, ठीक है, यानी कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो क्या करता है? वो शाकाहारी है, यानी कि वो किस पे डिपेंड है? वो उत्पादक के डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? उत्पादक पे डिपेंड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाकाहारी। प्रमुख उपभोक्ता को क्या कहा जाता है? शाकाहारी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है 47 कह रहा है किस रसायन में जैव आवर्धन दिखाई देती है? ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस रसायन में जैव आवर्धन दिखाई देती है? ऑप्शन देखिए, ए में है CFC, ठीक है, ऑप्शन बी में है ADP, ऑप्शन सी में है ATP, या ऑप्शन डी में है DDT। यानी कि कौन ऐसा रसायन है जिसमें क्या दिखाई देता है? जैव आवर्धन दिखाई देता है। जैव आवर्धन क्या होता है? जैव आवर्धन का मतलब होता है कि खाद्य श्रृंखला में, ठीक है, खाद्य पदार्थ का यानी कि जो हानिकारक खाद्य पदार्थ है वो एक स्तर से दूसरे स्तर में जाकर जमा हो जाते हैं, फिर दूसरे स्तर से किस में जाके जमा हो जाते हैं? तीसरे स्तर में जमा हो जाते हैं। उसी को बोला जाता है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन का मतलब क्या होता है? खाद्य श्रृंखला में, ठीक है, जितने विषाक्त जो पदार्थ हैं वो एक जीव से दूसरे जीव में क्या हो जाते हैं? जाकर जमा हो जाते हैं। तो दूसरे जीव से किस में जमा हो जाते हैं? तीसरे जीव में जमा हो जाते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में से हम लोग ले लेते हैं, खाद है DDT। क्या है? DDT। DDT का छिड़काव किया जाता है कीटनाशकों के रूप में। किसान इसका छिड़काव किस पे करते हैं? जब पेड़ पौधों में कीड़े पकड़ने लगते हैं, कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं, तो उन्हीं को मारने के लिए जो किसान है वो किसका प्रयोग करता है? DDT का प्रयोग करता है। आप वहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि DDT का छिड़काव किस पे हुआ, तो मान लीजिए कि यह फसलों पे छिड़काव हुआ इसका, ठीक है, किसके लिए? तो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। ठीक है, अब देखिए जैसे ही फसलों पे इसका छिड़काव होगा, ये DDT क्या होगा? वहां से यानी फसल पे पड़ेगा, और फसल से कुछ यह मिट्टी में पड़ेगा, और फिर ये मिट्टी से किस में चला जाएगा? जल में चला जाएगा। जल पहुंचेगा नदियों में। नदियों में जब पहुंचेगा तो उसे छोटे छोटे प्लावन जीव जो होते हैं, प्लावन, वो क्या करेंगे? खाएंगे। तो वो जो DDT है फसल से किस में पहुंचा? मिट्टी में पहुंचा। मिट्टी से किस में पहुंचा? जल में। और जल से कहाँ पहुंच गया? प्लावन के शरीर में, जो छोटे छोटे प्लावन जीव है, जलीय जीव, उसमें पहुंच गया। अब इस प्लावन जीव को जो है छोटे छोटे मछलियां खाएगी, ठीक है। छोटे छोटे मछलियां इसका क्या करेगी? सेवन करेगी। अब देखिए प्लावन से जो DDT है वो छोटे छोटे मछलियों में प्रवेश कर गया। छोटे छोटे मछलियों को बड़ी मछलियां खाएगी, तो वहां से कहाँ पहुंच जाएगा? बड़ी मछलियों में पहुंच जाएगा। और बड़ी मछलियों का सेवन जो है, बड़ी मछलियों को कौन खाता है? इंसान खाता है, ठीक है। तो फिर यह DDT जो है किसके शरीर में प्रवेश करेगा? इंसानों के शरीर में प्रवेश करेगा। और जब यह इंसानों के शरीर में जाएगा तो यह नस को प्रभावित करेगा, DNA को यानी कि प्रजनन क्षमता को क्या करेगा?
उसको प्रभावित करेगा और बहुत सारी बीमारियों का कारण बनेगा। लीवर को प्रभावित करेगा, यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो DDT है ये फसलों से प्लावन वाले जीव में, प्लावन से छोटे छोटे मछलियों में, छोटे छोटे मछलियों से बड़ी मछलियों में, और बड़ी मछलियों से कहाँ पहुँच गया, इंसान में पहुँच गया। इसे ही क्या बोला जाता है, जैव आवर्धन बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, DDT। ठीक है, इसके ऑप्शन की बात करें तो देखिए ऑप्शन में